तो बाकी क्वेश्चंस, बाकी सेट्स के और अदर कोड्स के सॉल्यूशन भी अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो कैसा गया एग्जाम, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। तो मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कमेंट कीजिए सारे बच्चे, इजी था हार्ड था पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले सेक्शन ए का। A relation R on set A 1 2 3 defined as R 1 1 1 2 2 1 2। आपको पूछा था ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, सेट ए 1 2 3 है और ए से ए पे रिलेशन बनाना था। तो अगर आप रिलेशन बनाते इसमें, अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव से चेक करते तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में आपको पता है ना कि 1 1 x x एक्स वाई के इक्वल होता है। तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। जबकि आपका जो रिलेशन है उसमें 3 3 नहीं है, तो 3 3 नहीं है ना, तो ये वाला तो नहीं था 3 3, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नेक्स्ट जो था इसमें सिमेट्रिक के लिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था। तो 1 2 तो था आपके रिलेशन में, बट 2 1 नहीं था, तो इसलिए ये भी आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 1 था, 1 2 भी था, अब 1 2 भी होना चाहिए था, यानी ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए था आपका। तो यस 1 1 है और 1 2 है, तो 1 2 आपका वापस आ गया, तो ये भी है ही रिलेशन में, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव था। तो ट्रांजिटिव है इसका आंसर। किस किस बच्चे ने ट्रांजिटिव पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर डी ट्रांजिटिव ओनली है। तो वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके आंसर्स जल्दी जल्दी मिल जाएंगे और कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। और अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपने अदर कोड्स के सोल्यूशन चाहते हो तो अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, थोड़ी देर बाद अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डी ट्रांजिटिव ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिटिव ओनली करेक्ट है इसका। सेकंड देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस बोले थे आपको। तो अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को देखूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आ सकता है आपका आइडेंटिटी जब आप खोलोगे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी ए, तो ए बी और बी ए को अगर कैंसिल होना है तभी ये आंसर आएगा जब ये इक्वल होंगे। बट मैट्रिसेस में आपको पता है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो ये कट भी नहीं जाएगा, तो ये पूरा तो एज इट इज रहेगा। तो यानी पहला वाला तो नहीं है आपका, सेकंड वाला भी नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस में। थर्ड वाला आपका पॉसिबल है, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो थर्ड वाला इसका आंसर है। और ए बी जीरो, अगर ए और बी में से कोई एक जीरो होता ना तो भी पॉसिबल था। तो यानी थर्ड वाला आंसर है, ओनली थर्ड इसका आंसर है, सी ऑप्शन। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है, करेक्ट है उनका आंसर। तो सी आंसर है इसका, ओनली थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इफ ए आपको दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड करना था 3a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन लगानी थी आपको। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन तो सबको पता है, ए ये है आपका, अगर तो इसका ट्रांसपोज निकालना था, यानी 1 ये जो रॉ है कॉलम में चेंज करना, ये वाला रॉ कॉलम, ये वाला रॉ कॉलम, और दोनों को इक्वल करके सिमेट्रिक की कंडीशन लगानी थी। तो जब आप इक्वल करोगे तो ये देखो ए तो -1 आ जाएगा, ए यहाँ पे है तो ये -1 है, बी आपका 0 आ जाएगा और सी आपका 5 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ए -1 बी 0 सी 5। अब आप इस वैल्यू पे रखोगे इनकी वैल्यू, तो सॉल्व करना तो सबको आता होगा, 2 आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। किस किस बच्चे का 2 आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर ए ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है cos x माइनस साइन एक्स साइन एक्स cos x, आपको a प्लस ए ट्रांसपोज आई की इक्वल दिया और x के लिए आपको रेंज दिया है, डोमेन दिया है x के लिए। तो आपको फाइंड करना था x फाइंड करना था। x आपको बोला है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे आएगा ये। तो a दिया था, a ट्रांसपोज आपको पता है रॉ को कॉलम में चेंज कर दो, रॉ को कॉलम और फिर प्लस करना है। तो ये cos x 2 cos x एंड ये तो प्लस करोगे तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 1 0 0 1 पता है। अब 2 cos x किसके बराबर हो जाएगा 1 के, उससे cos x निकाल लेना था। तो x आएगा π/3, ऑप्शन सी आंसर है। x की वैल्यू π/3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी है, क्वेश्चन फोर्थ का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3a इनवर्स किसके इक्वल है। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये तो सबको पता है ना के ए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। के ए इनवर्स में अगर ये पूरे ब्रैकेट पे इनवर्स है ना, तो के पे इनवर्स, के तो स्केलर है तो 1/k हो जाएगा और ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा। तो 3 इनवर्स यानी 1/3 ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये आंसर है ऑप्शन डी। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है फिफ्थ का, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, आपको डिटर्मिनेंट दिया था -86, ए की पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना था। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपकी इक्वेशन बनेगी आपका -2a² -8 -42, और फिर इसको क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल क्वाड्रेटिक आपकी ये आएगी। और क्वाड्रेटिक को वैसे तो इस क्वाड्रेटिक से ही मेरा आंसर निकल जाता, बट मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ a -7 और 3 आएगा और इसका सम निकालोगे तो -4 आएगा, ऑप्शन सी। आप चाहते तो यहीं से निकाल सकते थे। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे होता है ना, तो ये कितना आ रहा है, अगर इसमें कंपेयर करूँ x² माइनस सम ऑफ रूट्स बाहर x प्लस प्रोडक्ट, तो सम x के साथ होता है तो 4 और यहाँ माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे -4, यानी यहीं से आप निकाल सकते थे, बट पूरा प्रॉपर भी कर लेते तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो C -4 किस किस बच्चे का आंसर है, करेक्ट है। कमेंट कीजिए सारे बच्चे और वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवेंथ, e -x प्लस e -y2 dy/dx आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल ही क्वेश्चन था ये भी। तो देखो डिफरेंशिएट करोगे जब आप x के रिस्पेक्ट में, तो e -x का तो e -x होगा और माइनस ये चेन रूल वाले से यहाँ आ जाएगा। e -y का e -y होगा, माइनस ये वाला माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, और dy/dx। एंड क्वेश्चन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको dy/dx निकालना है, तो पहले तो इसको वहाँ भेजो, तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। फिर ये जो माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और फिर आपको ये वाला माइनस तो ऊपर भेज देना है, और ई सेम बेस है तो ये पावर ऐसी रहेगी, एंड ये माइनस है, डिवाइड है ना, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो यानी फाइनल आंसर आपका, या तो आप बाई को पॉजिटिव दिखाओगे तो आगे लिख दो -x। तो ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन 7 का आंसर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी -e/y-x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर fx x प्लस 1/x आपको पूछा था इसमें। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर fx x प्लस 1/x को, तो देखो आपको पहले तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, x का 1 1/x का -1/x²।
एंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट ये तो 1 माइनस 1/x² -1 माइनस से माइनस कट गया, इसको रेसिप्रोकल करो तो x² 1, तो x की वैल्यू +-1 आ जाएगी, है ना। अब x की वैल्यू +-1 आपको चेक करनी है डबल डेरिवेटिव पे, तभी पता चलेगा लोकल मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो इसमें जब हमने रखी डबल डेरिवेटिव पे, तो डबल डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, 1/x³ का -1/x² का क्या हो जाएगा, तो x -2 था तो -1 यानी x3 हो जाएगा ना, और प्लस ये आएगा, है ना। अब मैं x1 पे रखूंगी तो 1 रखा तो ये देखो 1 आया तो ग्रेटर देन 0 आया। और जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का मतलब ये मिनिमम होता है ना, तो मिनिमम किस पे है, 1 पे, तो लोकल मिनिमम इसका 1 है। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालूं तो फंक्शन पे निकालनी होती है, फंक्शन आपका था x + 1/x, है ना। तो x तो 1 है और 1/1 तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लोकल मिनिमम 1 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर ये आप अपने ऑप्शन में देखोगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। उसके बाद डबल डेरिवेटिव -1 पे निकालना था, तो डबल डेरिवेटिव में हमने -1 रखा तो ये -1 आया, 3 बार है ना पावर, तो लोकल मैक्सिमम -1 आया क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कैसा क्या होता है, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम आपका -1 है। और फिर इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको फंक्शन पे रखना था, तो -1, ये भी -1 तो -2 आ गया। तो देखो आपके ऑप्शंस में ना तो ये मैच कर रहा है लोकल मिनिमम 1 और 2, लोकल मिनिमम वैल्यू ये लोकल मिनिमम की बात करें तो -2 दे रहा है जबकि हमारा 2 आया है, तो ये तो इनकरेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ये 2 दे रहा है, लोकल मैक्सिमम -2 आ रही है, ये उल्टा दिया हुआ है, ये तो गलत है दोनों। लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2, यस ये ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू -2 है ना। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, तो इट मीन्स ऑप्शन सी सही दिया है आंसर में, है ना। तो आप कमेंट करना मुझे इसका आंसर क्या लिखा है आपने, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यही तो बोला, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये तो करेक्ट आई है मेरी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आई है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -2, यस ये करेक्ट है। बाकी इसको देखिए, अगर लास्ट वाले ऑप्शन को, लोकल मिनिमम वैल्यू लेस देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आई थी, है ना, और आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आई है, तो क्या 2 लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आई है और लेस है क्या -2 से, नहीं ये तो नहीं है ना, तो ये डी वाला भी इनकरेक्ट है आपका, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने किया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 9 देखिए, इंटीग्रेशन करना था 0 to 2a 1 + 4x² dx π/6, आपको a फाइंड करना था। तो इसमें आपको पहले तो इसे आइडेंटिटी वाला इंटीग्रेशन था, तो आइडेंटिटी आपको पता है ये 1, ये 2x का होल स्क्वायर। अब आप चाहते तो इसे 2x को t लेट करके x हाफ x dx हाफ dt कर देते, तो हाफ dt, तो ये 1 + t² बन जाएगा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 to 4a हो जाएगी। और फिर tan इनवर्स t की वापस 2x रख देते, और 2x रख के फिर से लिमिट 0 to 2a हो जाएगी। एंड tan इनवर्स 2x में मैं अपर लिमिट लगाऊंगी तो 4a हो जाएगा, और ये 0 तो tan इनवर्स 0 तो 0 बन जाएगा, तो ये हाफ को उधर भेज दिया तो π/6 की जगह π/3 हो जाएगा। और फिर tan इनवर्स 4a π/3, tan इनवर्स यहाँ से जाके 10 बन जाएगा, इधर जाएगा तो 10 π/3 √3 होता है, तो a की वैल्यू √3/4 आएगी, ऑप्शन ए। तो किस किस बच्चे की a की वैल्यू √3/4 आई है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करके सारे बच्चे बताना किस किस के आंसर कितने करेक्ट है, एंड वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी इनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ए ऑप्शन आंसर क्या है, √3/4। 10th देखिए, 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल गिव द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड लाइन y = 16। तो यहाँ पे हमारा y = x² का मतलब है ये वाला पैराबोला, है ना, और y 16 से जा रहा है, और कितने रीजन आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एक और ये दो, दो रीजन आ रहे हैं, तो 2, और ये क्योंकि y एक्सिस पे है ना, तो यानी x dy, और x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x यहाँ से निकालूंगी तो √y आ जाएगा, √y dy,
तो 2√y dy 0 to 16 ऑप्शन डी। बट वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी आपको, मैंने फाइंड करके भी दिखा दी है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में देखना होगा इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे निकल सकता है, तो ये आप देख सकते हो जो न्यू बच्चे होंगे नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, फिलहाल आंसर ऑप्शन डी है इसका। कमेंट करना किस किस का आंसर ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन 11 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डिफरेंशियल। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में डी वाई तो यही रहेगा, ये रूट वाई यहाँ के 1/√y हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। एंड 1/√y का इंटीग्रेशन करोगे तो 2√y, इसका करोगे 2√x प्लस c। अब यहाँ पे c कांस्टेंट हमारा c डैश मान लो, और क्योंकि 2 मेरे ऑप्शन में 2√y 2√x नहीं था, तो सिर्फ √y√x था, तो ये 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो c डैश से ये c में चेंज हो जाएगा, और फिर ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, √y माइनस √x इक्वल टू सी। कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम, इजी था, हार्ड था, कैसा था। तो कितने आंसर आपके मैच कर रहे हैं ये भी बताइए। ऑप्शन सी है आंसर क्वेश्चन 11 का। क्वेश्चन 12 देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको पहले इसकी जनरल फॉर्म में लाना था, इसे 2x से डिवाइड करना था इन सबको। तो ये dy/dx हो जाएगा, ये y/2x हो जाएगा, ये 3/2x हो जाएगा। देन आपको ये वाली फॉर्म देनी है, तो y को सेपरेट कर दो, तो ये एक्स्ट्रा क्या है 1/2x, एंड ये p है आपका और ये q है। तो p q जब आपके निकल जाएंगे तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e/dx से निकाल लोगे, है ना। तो इंटीग्रेशन p की जगह कितना रखा, -12 बाहर ले लिया, 1/x है, x नीचे है तो 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। आपको पता है e और log को एक साथ लाना है, तो ये पावर जो है log में क्या होता है, ये पावर यहाँ आगे ना लिख के इस बेस पे लग जाती है, तो x⁻½ है ना। अब ये e और log एक साथ हट जाएगा, तो ये बस ये बचेगा x⁻½ और इसे लिख सकते हो आप 1/√x। तो 1/√x ऑप्शन बी है इसका आंसर। किस किस बच्चे ने ऐसे किया है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका आंसर है 1/√x, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, लेमडा के लिए आपको रेंज दे दी, एंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 10 आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर 10 है इसका। तो यहाँ पे आपको अगर मॉड्यूलस लेमडा के लिए निकालनी थी तो 0 to 2 आती रेंज इसके अकॉर्डिंग। तो ये अगर आप निकालोगे तो इसका मॉड्यूलस का मतलब ये इस पे भी लगा और इस पे भी लगा, है ना। और ये दिया हुआ था आपको, इससे ये कट गया। अच्छा, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट लेमडा ए नॉट की ना, लेमडा की वैल्यू 5 आई थी, लेमडा इसकी वैल्यू 5 दी हुई, और ये आपको इसकी वैल्यू जो हमने 0 to 2 है, एक बार 2 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, और स्मॉलेस्ट में 0 रखेंगे तो 0, और सम करोगे तो ये 10 आएगा, ऑप्शन सी। तो कमेंट कीजिए किसके कितने करेक्ट है अभी तक आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्स एंड वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा इक्वल एंगल एक्स एंड वाई के साथ है, एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस का मतलब जेड तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। और अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो आपको पता है ना, वेक्टर आर एक्स आई बाई आई, एक्स आई कैप बाई जे कैप, जेड तो 0 हो गया परपेंडिकुलर क्योंकि। तो यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल एंगल है, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो यहाँ से मैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ, इसका एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, बट एक्स ही है वो क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये इक्वल टू 3 दिया हुआ था। अब ये सॉल्व करके √2x², √2 बाहर, √2 तो √2 रहेगा, x² x हो जाएगा, x निकालोगे तो 3/√2 रेशनलाइज कर देना, तो ये 3√2/2 आई कैप, 3√2/2 जे कैप। तो ये वेक्टर आर बन जाएगा आपका। तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर सी, सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन 14 का। तो किस किस का आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। ये लाइन एक्चुअल में जनरल फॉर्म में नहीं थी, आपको जनरल फॉर्म में लानी थी पहले, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ 2 है ना, तो जनरल फॉर्म तो पता है ना सबको क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होती है ना। तो मेरे पास x नहीं था, 2x था, तो x लाने के लिए 2 से इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, तो ये तो x हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेम ऐसी y को आगे लाना है तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये y प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और फिर z पे माइनस है तो इसका भी माइनस नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये z, ठीक है। तो इसके जो ए बी सी है वो 2 माइनस 3 6 हो जाएंगे जनरल फॉर्म में आके। तो ये डायरेक्शन रेशो तो ए बी सी 2 माइनस 3 माइनस 6 है। अब डायरेक्शन रेशो से आपको डायरेक्शन को साइंस तो आते ही होंगे। पहले इन ए बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आएगा 7। और फिर डायरेक्शन को साइंस बनाने के लिए ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, तो ये आएगा 2/7 माइनस 3/7 माइनस 6/7, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी किस किस का मैच कर रहा है, कमेंट कीजिए किस किस का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। तो 2 अपॉन डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन रेशो आए थे 2 माइनस 3 माइनस 6, को साइन बनाने तो 7 नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए। In a linear programming problem, the linear function which has to be maximized or minimized is called। क्या लिखा है इसका आंसर 16 का, जल्दी बताइए। फिजिबल फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑप्टिमल फंक्शन होगा कि कंस्ट्रेंट होगा। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ये, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। 17 में आपको आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से इसका, क्या लिख के आए हो। और अदर कोर्स के सोल्यूशन भी अगर आप चाहते हो तो अदर कोर्स के लिए अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, तो आपके क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सेंड करने में थोड़ी देर बाद आपको इसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अदर कोर्स के, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, पहली लाइन तो आपको ये दिख रही थी और सेकंड वाली लाइन ये थी। अगर सेकंड लाइन की बात करूं तो फिजिबल रीजन इसका शेडिंग ओरिजिन की तरफ जा रही है, जबकि इधर वाली लाइन की बात करूं तो देखो इसका जो शेडिंग है वो 0 0 की तरफ नहीं है, इसकी शेडिंग तो बाहर जा रही है ना। तो यानी इसके लिए तो फॉल्स वाला कंडीशन ढूंढना था और इसके लिए ट्रू वाला 0 0 से अगर चेकिंग करते आप। तो मुझे आंसर कमेंट करो इसमें क्या लिख के आए हो आप।
क्या लिखा है ऑप्शन, क्योंकि देखो इस वाली लाइन के पॉइंट्स तो 5 0 5 है और 5 0 है, तो यानी इसकी लाइन की इक्वेशन तो x प्लस वाई 5 होगी, ये तो कन्फर्म्ड है। और इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी, इसमें x y 3 रखना था और x आपका 9 था ना, तो यानी कि ये x प्लस 3y 9 वाली इक्वेशन बनेगी। बट इस वाले के लिए आपको टूवर्ड्स ऑरिजिन देखना था और इस वाले के लिए आपको ऑरिजिन के दूसरी तरफ देखना था, क्योंकि ये वाले में तो ऑरिजिन से बाहर जा रहा है ना शेडिंग रीजन। तो x प्लस वाई अगर लेस देन 5 पे देखते है ना, तो 0 0 रखोगे तो 0 0 लेस देन 5 ट्रू है, ठीक है। और अगर x प्लस 3y लेस देन 9 पे देखते हो तो 0, इसको भी 0 रखा तो 0 0 9 ऑरिजिन से कहाँ जाना चाहिए, ऑरिजिन की तरफ ही जाना चाहिए, और क्योंकि ये ट्रू दे रहा है ना, तो यानी ये तो ऑरिजिन की तरफ में ट्रू ये वाला है, और ये ऑरिजिन की तरफ ट्रू ये वाला कंडीशन है। बट इस वाले इक्वेशन में तो मैंने बताया ना कि आपका रीजन कहाँ जा रहा है, उस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें फॉल्स वाली सिचुएशन लेनी थी आपको। तो ये लेस का साइन नहीं आना था, इस पे ग्रेटर का साइन आना था, तो ग्रेटर का साइन आना था, क्योंकि इसमें तो ये ट्रू दे रहा है ना, जबकि ग्राफ में आप देख रहे हो कि ये फॉल्स बन रहा है ना। देखो इस वाले लाइन पे ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन पे रीजन कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, तो इसमें फॉल्स वाला लेना था। ट्रू के लिए तो ये लेस का साइन दे रहा है, तो फॉल्स के लिए तो ये ग्रेटर का साइन देगा ना, तो इसका ग्रेटर का साइन देखना और इसका लेस का साइन देखना था आपको। तो इसका ग्रेटर और इसका लेस सी ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर। कमेंट करना मुझे सारे बच्चे, ऑप्शन सी लिखा है कि ऑप्शन बी लिखा है आपने, तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है ना ऊपर जा रहा है, यानी इसका लेस की तरफ नहीं होगा, ग्रेटर फॉल्स की तरफ देखना ना, ओरिजिन के फॉल्स की तरफ तो ऊपर है, तो फॉल्स तो तब होगा ना जब ये ग्रेटर का साइन लेगा, और ये ट्रू पे बन रहा है, तो ये नीचे ही आना चाहिए था, तो सी ऑप्शन आंसर होगा इसका। कमेंट करना किस किस ने सी ऑप्शन पे टिक किया, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इसका आंसर है। 18 क्वेश्चन देखिए, फॉर टू इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 पी बी नॉट इक्वल टू 1 पी ए नॉट अपॉन बी नॉट आपको निकालना था। तो 16 का आंसर तो पता चल गया बी है, 17 का सी होगा, एंड 18 का आपको इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेनी थी। तो ये फॉर्मूला होता है ए नॉट बी नॉट का, है ना, ये फॉर्मूला सबको आता होगा। अब इसमें आपको लॉ लगाना था, ये अगर दोनों में नॉट है तो ये आपका साइन इस तरफ चला जाएगा यूनियन की तरफ, और ओवरऑल, और फिर पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो ये ऑप्शन डी पे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर है 18 का, ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एजर्शन रीजन देखेंगे। एजर्शन रीजन में एजर्शन है आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू दिस, यस ये लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन एजर्शन बिल्कुल ट्रू है इसका। रीजन देखो, क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी टेन थीटा के बराबर है, थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। कमेंट करो इसका क्या आंसर लिख के आए हो। तो इसमें लैग्रेंज आइडेंटिटी, एजर्शन तो ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटी लगी हुई है। रीजन भी अगर मैं देखूं तो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी को अगर डिवाइड करूँ ना, तो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी को अगर मैं डिवाइड करूँ तो टेन थीटा ही मिलेगा, तो रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन वाइज भी सही होना चाहिए, है ना। कमेंट करो इसका आंसर ए लिखा है कि बी, क्योंकि ये यूज हुआ है ना लैग्रेंज आइडेंटिटी में, ये चीज यूज हुई है हमारी, तो इट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट ही है, ये ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। लैग्रेंज आइडेंटिटी जब हमने प्रूव की थी तो ए क्रॉस बी में साइन थीटा, ए डॉट बी में कॉस थीटा, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होना चाहिए। आइडेंटिटी से कनेक्शन कुछ नहीं है, बट वैसे सही है, तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 20, एजर्शन ए लाइन
कैन हैव डायरेक्शन कोसाइंस 1 1 1 हो सकता है। तो देखो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन लूँ तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर मिला के 1 होना चाहिए था। तो अगर मैं 1 1 1 लेती तो 1 स्क्वायर 3 हो जाता, जो कि 1 नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स एजर्शन तो बिल्कुल गलत है, बट रीजन सही है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। एजर्शन गलत, रीजन सही, ऑप्शन डी है आंसर। तो यहाँ पे रीजन गलत है, ठीक है, एजर्शन सही है, सॉरी एजर्शन गलत है, रीजन सही है, डी ऑप्शन आंसर है। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी 21 चेक करना है कि R-3 पे ये डिफाइंड है ऑन टू और नॉट। तो कमेंट कीजिए सेक्शन ए के कितने करेक्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी बताओ कितने करेक्ट किए आपने। सेक्शन ए में 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है। ऑन टू और नॉट। ऑन टू नॉट के लिए आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स गिवन था आपको, y इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। तो ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या करते हो, इसको क्रॉस करो, पहले x की फॉर्म में लेके आओ, x की टर्म में मतलब। तो xy-3y इक्वल टू x-2 xy माइनस x, ये 3y को वहां भेज देती हूँ। तो xy-1 3y-2, x निकाला 3y-2 अपॉन y-1। कंडीशन क्या बन रही है, y नॉट इक्वल टू 1 है ना, डिनोमिनेटर की कंडीशन। तो y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो रेंज में, यानी कि रेंज में मेरा जो होना चाहिए था r-1 होना चाहिए था, है ना, y के लिए, और कोडोमेन r होना चाहिए था। तो रेंज r-1 आपके कोडोमेन पे नहीं आ रहा, क्योंकि कोडोमेन तो इन्होंने क्या बोला था, r-3 बोला था ना। तो आपके नहीं आ रहा, तो यानी नॉट है इसका आंसर, नॉट ऑन टू है। तो रेंज आपका क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसलिए ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। तो ऐसे किस चीज बच्चे ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Z2Z Z2Z, अच्छा Z क्रॉस Z है ना, पूछा है क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं। क्वेश्चन 21 का ए। अब 21 का बी देखो, इंजेक्टिविटी चेक करनी थी, तो ऑप्शन वाला जिसने किया होगा, तो इंजेक्टिविटी के लिए आपको पता है ना, आप दो लेके चलोगे, fx1y1 और fx2y2। लेट हमने माना कि इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो fx1 क्या है, 2y1 3x1, एंड ये क्या बनेगा 2y2 3x2। अब ये 2y1 2y2 के इक्वल कर दो और 3x1 को 3x2 के बराबर कर दो, तो यहाँ से y1 y2 आ गया। अगर ये लेके चले हैं तो ये y1 y2 के इक्वल आ रहा है, और इसमें x1 x2 के इक्वल आ रहा है। तो यानी ये इंजेक्टिव होगा, यस इंजेक्टिव है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स ए साइन क्यूब टी वाई बी कॉस क्यूब टी फाइंड करना था ये। तो पहले तो आपको इसे एक्स वाई अलग अलग है ना, तो आपको पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकालते इस टाइप में, टी साइन टी कॉस टी, पहले x दिया था आपको तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लो। ए थ्री साइन क्यूब टी को चेन रूल से करो, 3 आगे आ जाएगा, साइन पे एक पावर कम हो जाएगी और साइन का चेन रूल से कॉस टी हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें करो, डी वाई बाई डी टी, बी कॉस क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का करोगे तो माइनस साइन टी, है ना। अब फिर ये डी वाई बाई डी टी है, ये डी एक्स बाई डी टी है। डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3b कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी, और ये आया है आपका 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, ये माइनस बचे रहेगा अभी। तो ये माइनस बी और साथ में कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट टी। ठीक है, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में बोला टी पाई बाय 4, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब मेरे को टी पाई बाय 4 पे निकालना था ये। तो माइनस बी कॉस टी पाई बाय 4 रख दो, तो कॉस पाई बाय 4 आपका 1 होता है ना, तो माइनस बी है इसका आंसर। माइनस बी किस किस बच्चे का माइनस बी है, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस बी बाय, अच्छा ए भी तो बचेगा, ए भी तो है नीचे, ए भी है यहाँ पे ना, माइनस बी बाय ए, ये है आंसर इसका। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, पहले डेरिवेटिव निकालोगे ना। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, फंक्शन दिया हुआ है cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई। तो मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव होता है cos x का होगा माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का चेन रूल कर दो 2 साइन में एक पावर कम, और साइन का फर्दर चेन रूल से कर दो 2 साइन एक्स cos x। एंड अब इसको 0 के बराबर रख दो, डेरिवेटिव x को 0 के बराबर रखोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos x बराबर 0। तो साइन एक्स आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है ना। साइन एक्स कॉमन लिया तो इसमें से 2 cos x बचा, और यहाँ से 1 बचा माइनस का, बराबर 0। साइन एक्स या तो 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ से cos x आपका हाफ हो जाएगा। यहाँ से sin x 0 का मतलब x की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, नहीं सॉरी x की वैल्यू 0 होती है ना, sin x 0 तो x 0 आ जाएगा, और यहाँ पे x आपका ये कब होता है हाफ, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के अंदर पाई बाई 3, तो x 0 और x पाई बाई 3 आ गया। और यहाँ पे 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, क्योंकि आपके उसमें पाई भी इंक्लूडेड है। तो 0 कब कब होता है, एक 0 पे और एक पाई पे। साइन का ग्राफ पता है ना, साइन x 0 ऐसे करके बनता है। तो 0 कहाँ कहाँ, एक तो 0 पे और एक पाई पे है, तो इट मीन्स 0 पाई, पाई हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन था 0 टू पाई। तो 0 पाई पाई बाई 3, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मेरे को f पहले 0 पे निकालनी है, तो फंक्शन पे रख दो cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, फंक्शन क्या है एफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे को एक बार f 0 पे निकालना पड़ेगा, cos 0 प्लस साइन स्क्वायर 0, तो cos 0 1 होता है, साइन स्क्वायर 0 0, तो 1 आ गया। उसके बाद पाई बाई 3 पे निकालो,
इसी पे रखो कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। इसको सॉल्व करो, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, हाफ 3/4, 4 2 2 ज़ा 2 + 3 5/4 है ना। और फिर लास्ट एफ पाई पे भी निकालो, कॉस पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी -1, साइन पाई की 0, 0 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 है, एक 0 पे निकाला तो 1 आया, पाई/3 पे निकाला तो 5/4 आया, और इस पे 1 आया। तो किस पे मैक्सिमम दिख रहा है? इस पे ना, पाई/3 पे मैक्सिमम आ रहा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 5/4 होगी, आंसर होगा। और वाला देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इंक्रीजेस एट द यूनिफॉर्म रेट, प्रूव दैट इट्स सरफेस एरिया वेरी इनवर्सली एट इट्स रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, अच्छा आपको प्रूव करना है। पहले तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लेना, नहीं वॉल्यूम का ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लेना था आपको, 2/3 पाई r³ और क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो इन्वर्सली है रेडियस के, यानी मेरे को सरफेस एरिया इन्वर्सली रेडियस करना था, ये प्रूव करना था। तो पहले तो वॉल्यूम का dv/dt कर लो, dv/dt इक्वल टू सम कांस्टेंट के, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है क्वेश्चन में। ओके, अब ये dv/dt में निकालूं तो 2/3 आएगा, पाई 3r², टी की रिस्पेक्ट में तो dr/dt हो जाएगा, है ना। इसका 2/3, ये 3 आगे आ गया, r पे एक पावर कम पाई, और dr/dt ये तो सबको करना आता होगा, k कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dr/dt निकल जाएगा, dr/dt अभी फिलहाल तो इसमें ये dy/dt को ही k माना ना, तो अभी हमने इसका थोड़ा ना डिफरेंशिएट किया है, तो k ही रहेगा। तो dr/dt हो जाएगा k, 3 से एक 3 कट गया, 2πr², k/2πr² हो जाएगा। अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेना है। सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस प्लस बेस, तो ये 3πr² होता है इसका सरफेस एरिया। तो ds/dt निकालोगे तो ये आएगा 3 2 जा 6 पाई r, और साथ में dr/dt, और dr/dt हमने निकाला हुआ है 6 पाई r, dr/dt की जगह k/2πr² रख दोगे, तो r से एक r कट गया, तो देखो 6 पाई से पाई भी कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो ये आया 3k/r। ये तो कांस्टेंट है तो r, तो ds/dt अगर मैं k को हटा दूं तो क्या है, इनवर्सली है इसके, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24। क्वेश्चन 24, ए बी दिया j+k, ए सी दिया 3i रिप्रेजेंट द ट्रू वेक्टर, मीडियन एडी, अच्छा प्रूव करना है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, तो ये तो सिंपल ही है। लेट ए को ओरिजिन पे मान लो आप, तो ए ओरिजिन पे माना, लेट ए बी ओरिजिन, तो वेक्टर ए तो 0 हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर ए बी हो जाएगा, और वेक्टर सी ए सी हो जाएगा, ठीक है। और ए डी मीडियन निकालनी है, इस ए को मैंने ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। तो सी ए सी, तो मीडियन डी मान लो, ये कैसे आएगा, बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए डी वैक्टर कैसे आएगा, ये डी पॉइंट, डी वेक्टर बनाया मैंने, ठीक है, मिड पॉइंट है बी और सी का। और ए डी वेक्टर कैसे आएगा, डी में से ए वेक्टर को माइनस करके, पोजीशन वेक्टर है ना। तो आपको
डी वेक्टर पहले निकाल लेना है, जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन में 2, तो ये निकल के आएगा आपका 3 i कैप माइनस जे, जे कट गया ना, और 5 के कैप और साथ में अपॉन में 2 है, जे तो कट गया। अब ए डी वेक्टर, ये जो आया डी वेक्टर, इसमें से ए वेक्टर को हटाना, ए तो 0 है, तो आपका ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा 3/2 i कैप प्लस 5/2 के कैप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मीडियन निकालनी तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्योंकि वो तो 0 ही है ना, जे तो उससे लेने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0। अब ये आएगा 9/4 प्लस 25/4 का अंडर रूट 16/4, 9 25 30, सॉरी 34 हो गया ना, अपॉन 4, और 34 तो रूट ऐसे ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो ये रूट 34/2 आएगा, और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था कल परसों ही, तो ये आंसर आएगा इसका, रूट 34/2 मीडियन आ जाएगी। कल प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कराया हुआ था, वैसे तो सारे कराए हुए थे, बट ये तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यूज वाइज था, तो ये मेरा आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट इज 3। क्वेश्चन 25, तो यहाँ पे मेरे को वेक्टर आर दिया हुआ है, माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और मेरे को सम ऑफ कोऑर्डिनेट 3 लाना है ना, सच दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट इज 3। तो पहले तो इसको वेक्टर आर को जो जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लो। क्या होती है वो, ये होता है ना पोजीशन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के आपने कोऑर्डिनेट निकाल देने। पोजीशन ये क्या होता है, ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये होता है ना लाइन की इक्वेशन, तो लेमडा वी वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये निकल के आएंगे 2 λ-1 -2 λ और 3 + λ। ठीक है, ये 3 पॉइंट निकल के आएंगे। इसमें से 2 λ आया और ये -1, तो 2 λ-1, ठीक है ना, तो ये हमारे निकल गए। अब हमें सम ऑफ कोऑर्डिनेट करना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हमें 3 बोला है, तो x मेरा आया 2 λ-1, और ये आया -1 -2 λ, अच्छा ये -2 λ, क्या थे पॉइंट, -2 -1 आएगा ना, -2 -1 भी तो आएगा, ये -2 है और इसका -1 है, इसका तो जस्ट 2 ही था, 2 λ x माइनस x1 अपॉन ए तो मेरा 2x माइनस x1 अपॉन ए, ये x1 y1 होता है और ये ABC होता है, तो ए तो मेरा है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर 2 λ ही आएगा ना ये तो, हाँ ये वाला तो जस्ट 2 λ आएगा ना,
2 लैम्डा, क्योंकि इसमें x नहीं था, और यहाँ आएगा -2 लैम्डा और ये -1 आएगा और ये 3 प्लस लैम्डा आएगा। ठीक है, ये तो 2 लैम्डा, ये -1 -2 लैम्डा है, और लास्ट वाला हमारा 1 लैम्डा यहाँ पे और साथ में 3, तो 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 3, 2 लैम्डा -2 लैम्डा तो कट गया, 1 लैम्डा बचा, एंड -1 प्लस 3 प्लस का 2 बचा इक्वल टू 3, 3 -2 1, 1 आया लैम्डा, और फिर वापस आपको लैम्डा को 1 रख के XYZ निकाल लेना था। x आएगा 2 लैम्डा तो 2 × 1 2, y आएगा मेरा -2 लैम्डा -1 यानी -2 -1 -3, और z आएगा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस 1 4, ये आएंगे पॉइंट। 2 -3 4, किस किस बच्चे के ये आंसर आए हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये इसके आंसर्स है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन CDE कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी जल्दी इसको आपको इसकी कंप्लीट सोल्यूशन को अवेलेबल करा सकूं। कमेंट करो कैसा गया एग्जाम, इजी था, हार्ड, एंड कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके सेक्शन A और B में अभी तक। सेक्शन CDE थोड़ी देर बाद होगा। इसको वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अदर कोर्स के सोल्यूशन चाहते हैं तो अपना PDF क्वेश्चन पेपर का आप इस नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये सेक्शन E को भी कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आई होप एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट कर देना कैसा गया एग्जाम एंड कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी चेक कर लेना।